Namaste, I am JVN Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapith Women's University. Today we will discuss about a topic from estimation and costing, which is overhead charges firstly. ओवरहेड चार्जेस बेसिकली कुछ नहीं है, वो चार्ज हैं जो कि हमारे नॉर्मल किसी भी एक प्रोजेक्ट में कोई एक रेंट हो गया या टैक्स हो गया या सुपरविजन करते टाइम कोई सुपरवाइजर बाहर से आया है या कोई इंजीनियर्स हमने स्पेशल रिक्वायरमेंट किया है कि इंजीनियर्स आए एंड उस साइट को देखे, हमारी ड्राइंग्स को देखे, या हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है उस प्रोजेक्ट में जो वर्क हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं, ये सारी चीजें देखे, तो वो सारी चीजें हमारे एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगी और वही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे क्या कहलाएंगे, ओवरहेड चार्जेस कहलाएंगे। ये ओवरहेड चार्जेस जो भी होंगे ये प्रोडक्टिव नहीं होते किसी भी जॉब के लिए। ओवरहेड चार्जेस को हम दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जनरल ओवरहेड चार्जेस। जनरल ओवरहेड चार्जेस में नॉर्मल जो भी जनरल हमारा होता है एक्सपेंसिव वो आता है। जैसे कि मान लीजिए कि ऑफिस में मुझे प्रिंटिंग के लिए पेपर्स देने होते हैं, ड्राइंग्स के लिए प्रिंट करवाने होते हैं, स्टेशनरी आती है, या फिर ट्रैवलिंग में किसी मटेरियल को ट्रैवल करके यहाँ से वहाँ लेके जाना होता है, या स्पेशली हमने कहीं किसी से कोई सुपरवाइजर बुलाया है तो उसकी ट्रैवलिंग का हमको पे करना पड़ता है, या जो भी टेलीफोन रेंट, उसके रहने का खर्चा, हमारा जो पर्टिकुलर साइट पे एक कैबिन्स बनते हैं उन कैबिन्स को बनाने के लिए हमको पे करना पड़ता है, टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो वो सारे जनरल जितनी भी चीजें हैं ये सारी हमारी जनरल ओवरहेड चार्जेस में चल जाती हैं। जॉब ओवरहेड चार्जेस में वो चीजें जाएंगी जो कि उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होगी, लाइक जो सुपरवाइजर आया या फिर जो भी हमारा इंजीनियर आया बाहर से, तो उसको हमको सैलरी एक्स्ट्रा देनी पड़ती है जो हमारे प्रोजेक्ट में काउंट नहीं था लेकिन हमको वो देना पड़ा एक्स्ट्रा। तो वो हमारा किस में आया, ओवरहेड चार्जेस में आया। मटेरियल को हैंडल करने के लिए भी हमको एक एक्स्ट्रा किसी को बुलाना पड़ता है या फिर कोई एक्स्ट्रा रिक्रूट करना पड़ता है, वो भी हमारा जॉब ओवरहेड में आता है। रिपेयर करने के लिए कोई आया, या फिर जो भी हमारा इंश्योरेंस का था, या फिर हमारे जो लॉस हो गया, कहीं पर मटेरियल खराब हो गया तो उससे जो लॉस हो गया, वो सारी चीजें किस में आएंगी, जॉब ओवरहेड में। जॉब से रिलेटेड जितनी भी हमारे चार्ज लगेंगे वो हमारे जॉब ओवरहेड में आएंगे। ये सारे हमारे इनडायरेक्ट चार्जेस होंगे। बेसिकली ये एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है किसी भी एक प्रोजेक्ट की। कॉन्ट्रैक्टर और ये जितनी भी चीजें होती हैं ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है कि कॉन्ट्रैक्टर कैसे किसको क्या अलाउ कर रहा है, कितने परसेंट पे अलाउ कर रहा है, एंड वो कितने वैल्यूबल है। अगर मैं ओवरहेड एक्सपेंसेस की बात करूं और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट की बात करूं, तो 15% जो होता है वो एक्चुअल कॉस्ट के 15% जो प्राइस होती है वो रीजनेबल अमाउंट माना जाता है। लेकिन समटाइम्स हमको क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिकली होके 10% और ऐड करना पड़ता है ताकि इन फ्यूचर हमको उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमको हमारे ओवरहेड चार्जेस और कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट को दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है, प्लस हमको 10% और ऐड रखना पड़ता है फॉर फ्यूचर कि अगर कोई भी सडनली कोई भी इंसिडेंट हो गया तो हमको वो देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको वो चार्ज अपना प्रोजेक्ट में मेंशन करना पड़ता है। जब हम स्मॉल वर्क्स की बात करते हैं तो ये जो ओवरहेड चार्जेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। यहीं लार्ज वर्क्स की बात करें तो वो चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिजेंसी। कंटिजेंसी और कुछ नहीं है, कोई भी एक ऐसा चार्ज एक्सपेंस जो कि इंसिडेंटली हमारे प्रोजेक्ट कॉस्ट में ऐड हो गया। बेसिकली जब भी कोई डेटा बनता है तो वो डेटा प्रिपेयर किसी भी एक सब हेड के ऑफिसर के या किसी के भी द्वारा बनता है। तो उसमें अगर वो समटाइम्स क्या होता है, कोई आइटम या मटेरियल या ऐसी चीज हम उसमें मेंशन करना भूल गए, जो कि नॉर्मल है, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम भूल जाते हैं। तो वो अगर हम मेंशन करना भूल गए तो वो चीज क्या कहलाएंगी, कंटिजेंसी कहलाएंगी, जो कि इंसिडेंटली हमारा एक्सपेंसिव बढ़ा देती हैं। हालांकि ये होती छोटी चीजें हैं लेकिन अननोटिस्ड होने की वजह से ये हमारे एस्टिमेटेड कॉस्ट को इंक्रीज कर देती हैं। तो इसके लिए
हमको क्या करना होता है, हमारे कंटिजेंसी के लिए अमाउंट में 3 to 5% का एस्टिमेटेड कॉस्ट का जो भी 3 to 5% है वो इसके लिए अलग से रखना पड़ता है कि अगर मान लीजिए मेरी कोई चीज मैं भूल गई हूँ या फिर कोई ऐसी मटेरियल आना था या कोई सुपरवाइजर इस पॉइंट पे आना था और मैं भूल गई हूँ, मान लीजिए मैं सुपरवाइजर तो बहुत बड़ी चीज हो गई, मैं बहुत एग्जाम्पल ले रही हूँ एक, तो अगर वो आना था तो मैं वो चीज वहां पे मेंशन करना भूल गई एंड उसकी वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो मेरा कंटिजेंसी कहलाएगा, ठीक है। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन द एंड ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट मुझे वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि कंटिजेंसी चार्ज जो है मेरा 3 to 5% जो भी मैं उसमें मेंशन करना चाहूँ इस एस्टिमेटेड कॉस्ट का मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। क्यों ऐड कर रही हूँ, ताकि वो मेरा कंटिजेंसी जो भी मैं बीच में भूल गई हूँ डेटा या आइटम या मटेरियल जो भी चीज मैं भूल गई हूँ वो सब कुछ मेरा उसमें आ जाएगा कि मैंने उस उन चीजों के लिए ये एक्स्ट्रा चार्ज इसमें ऐड किया है। Miscellaneous incidental expenses which cannot be classified under any subhead or item are made from the amount provided under contingency। कोई भी ऐसा incidental जो किसी और के अंदर subhead या item के अंदर नहीं आता तो वो सब कुछ किस में आता है, contingencies में आता है। अगर हमारी कोई भी सेविंग होती है, उस प्रोजेक्ट में कोई भी सेविंग चल रही है तो वो सेविंग जो भी सेविंग है अगर हमारा कंटिजेंसी मिल गया तो उसमें हम उसको यूटिलाइज कर देते हैं। जो भी हमारा सडनली इंसिडेंटल हमारा जो भी हमको प्रॉब्लम हमारे सामने फेस हो रही है उसको हम जो हमारी सेविंग अमाउंट है उसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं ताकि उसको यूज करके हम हमारा प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर सकें। लाइक एग्जाम्पल, अगर मेरा एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वर्क का वो ए है तो मैं उसमें अमाउंट कंटिजेंसी अमाउंट को ऐड करूंगी। वो कितना होगा, 5% ऑफ ए। मान लीजिए वो बी होता है तो मेरा टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट हो गया ए प्लस बी। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? The various establishment is government organization have been classified as permanent, temporary, and work charged. Work charge establishment is the establishment which is charged to work directly. During the construction of building project, a certain number of work supervisor, chowkidar, maids, munshis, etc. are required to be employed, and their salary paid from the amount of work charge establishment provided in the estimate. जैसा कि यहाँ तक आपने मैंने पढ़ा तो आपको समझ में आया होगा कि वर्क चार्ज स्टैब्लिशमेंट क्या है कि एट पर्टिकुलर ऑन द साइट मुझे क्या हुआ, किसी चौकीदार को रखना है, किसी मेट को रखना है, किसी मुंशी को रखना है या किसी सुपरवाइजर को रखना है, तो मैं वहां पे 24 घंटे उसको रहने के या उस वर्किंग आवर में उसको रहने का चार्ज पे करूंगी। तो वो चार्ज मुझे जब पे करना होगा, अमाउंट जितना भी होगा वो सारा किस में आएगा, वर्क चार्ज स्टैब्लिशमेंट में आएगा। ये हम लोग जितना भी अमाउंट हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसका 1 to 2% जो अमाउंट है वो हम इस वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए रखते हैं। मान लीजिए 1.5 भी हम इसको कह सकते हैं कि हम उतना रख रहे हैं। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के अंडर जो एम्प्लॉयज आते हैं वो टेम्पररी स्टाफ भी हो सकते हैं, परमानेंट स्टाफ भी हो सकता है, और हम उसको कभी भी निकाल भी सकते हैं, उसको कभी भी दोबारा रख भी सकते हैं। तो उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो सैंक्शन होती है अथॉरिटी के, कंपोनेंट अथॉरिटी के द्वारा, जो कि स्पेसिफाइड पीरियड में उस टाइम पे अथॉरिटी है वो सैंक्शन करता है उनकी अपॉइंटमेंट को। मान लीजिए कि किसी एक सर्विस जो बंदा कर रहा था या बंदी कर रही थी उसका जो काम करने का टाइम पीरियड उसने मेंशन किया था वो कंप्लीट हो गया, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी हमारा उसमें पीरियड है वो खत्म हो गया, तो वो उसी वक्त टर्मिनेट कर दिया जाता है। मान लीजिए उसको दोबारा हमको उसकी दोबारा जरूरत होती है तो वो सर्विस दोबारा करने के लिए हम उसको दोबारा एक फ्रेश सैंक्शन आगे साइन करवा लेते हैं या अपॉइंटमेंट दोबारा दे देते हैं जिससे वो दोबारा हमारे साथ वर्क कर सकता है।
परमानेंट स्टैब्लिशमेंट के टाइम पे ये होता है, ये टेम्पररी के लिए था। अगर परमानेंट की मैं बात करूंगी तो परमानेंट में पहले जब भी टर्मिनेट हमको करना होता है उस पर्टिकुलर सर्विस मैन को, तो हम 3 मंथ्स का नोटिस देते हैं, और टेम्पररी के टाइम पे हम लोग उसको 1 मंथ का नोटिस देते हैं कि हम 1 मंथ, इस 1 मंथ के अंदर तुम्हारा पीरियड खत्म हो जाएगा एंड आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब मैं जैसे कि बात कर रही थी कि जो वर्क चार्ज स्टैब्लिशमेंट है अमाउंट वो ऐड होता है। मान लीजिए मेरा जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो A+B थी, तो उस पे मैंने अपना वर्क चार्ज स्टैब्लिशमेंट 1.5% लगाया, तो वो मेरा C हो गया। अब मेरी जो टोटल हुआ एस्टिमेटेड कॉस्ट वर्क का वो A+B+C हुआ। सो अकॉर्डिंग टू दीज 3 पॉइंट्स वी कैन से दैट कि जब 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 हमारी जो भी वैल्यूज, जैसे कि कंटिजेंसी के अंदर जो भी आता है चार्जेस, ओवरहेड के अंदर जो भी चार्जेस आते हैं, या फिर हमारे जो वर्क चार्ज स्टैब्लिशमेंट के अंदर जो भी चार्ज आते हैं, तो वो सारे चार्ज इन द एंड ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट बाय द नेम ऑफ दीज चार्जेस ऐड होते जाते हैं। कि अगर कोई भी इन फ्यूचर इन किसी भी प्रोजेक्ट में ये सारे हमको प्रॉब्लम्स मिलती हैं, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी ये फंड, हम ये मेंशन कर रहे हैं कि ये फंड उस काम के लिए काम आएगा। तो ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के जब हम एस्टिमेट होता है कॉस्ट उसकी, तो वो ऑलरेडी उसमें मेंशन होती है और हम पहले से ही उसमें ये दे के रखते हैं कि ये सारी चीजें वैल्यू आएंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड यू आर सेटिस्फाइड विद माय डिजिटल सर्विस। if you have any query, please mention in comment box, I'll resolve it. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.